हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। कमेंट आया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू किया जाए, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू किया जाए। और अभी तक जो है वो ग्रुप थ्योरी भी साइड बाय साइड चलता रहेगा। हम दो चीज़ें एक साथ शुरू कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या है, आज की क्लास उतनी लंबी नहीं होगी क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे जो हमें प्री रिक्विजिट है, उसके बारे में पहले हम देखेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो क्लियरली कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो मतलब एनालिसिस भी आएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। मतलब क्या है, इसमें ये डिस्कस होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि कोई भी एरर वाली चीज़ें हैं, कितना एरर है, और हम जितने भी आइट्रेशन करते हैं उतना हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू के करीब जाते हैं। ऐसे ही होता है, ठीक। तो जैसे बात कुछ इस तरह की हुई थी, ये थी इरेशनल के लिए काम किया गया था कि जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग ऐसे। तो जितने भी इसको आइटरेट करते जाते हैं उतना उसके करीब होते हैं। कोई भी फंक्शन अगर वैल्यू दे रहा है, मान लो कोई इंटरवल में दे रहा है 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू है, मैं ऐसे समझ आ रहा है कि 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, उसके अंदर और जाएंगे, तो फिर हमें इंटरवल कुछ इस तरह का मिल जाएगा कि भाई 1/2 से 1/3 के बीच में है। फिर और अंदर जाएंगे, तो ऐसे ही जाते जाएंगे, इंटरवल हमें मिलता जाएगा। तो और भी जो वैल्यू जा रही है और भी वो करीब पहुंच गए ना कि हमें पता चल रहा है कि है तो इसी के आसपास में। इसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस बनाया गया, ठीक। इसमें हमें जरूरत क्या क्या है, इसमें सब कुछ यूज हो जाता है। रियल एनालिसिस भी यूज हो जाता है, अलजेब्रा भी यूज हो जाता है, लीनियर अलजेब्रा भी आएगा इसमें। जब एलियो डिकम्पोजिशन वगैरह करेंगे तो वहाँ लीनियर अलजेब्रा अच्छा खासा होगा। तो रियल एनालिसिस भी आता है, लीनियर अलजेब्रा भी आता है, और ओडीपीडी भी आता है, बाइनोमियल थ्योरम जो सीरीज बनाया टेलर सीरीज, सब कुछ आ जाता है। तो प्री रिक्विजिट में जो चीज़ें अभी ज़रूरत वाली है पहले हम उसको देख लेते हैं। फिर अगर टाइम बचता है तो हम उस एरर के बारे में देख लेंगे कि एरर क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन करना होता है। एरर वैसे भी सबको पता ही होगा, ये जो टोटल वैल्यू होती है जो अब निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, और माइनस करते हैं तो पता चलता है एरर है या नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो हमें ज़रूरत है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। पहला क्या है हमारा, स्पीड में नहीं स्लो में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम कर लेंगे चीज़ें। और अगर आप लोगों को किसी को डाउट है या फिर एग्जाम से पहले डाउट सेशन रखना चाहते हो, या फिर PYQ क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो 1-to-1 सेशन उसका भी रख सकते हो, ठीक है। आपको नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस है, आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। तो 1-to-1 सेशन रखा जाएगा, PYQ सोल्यूशन हो या फिर एग्जाम से पहले कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो, उसके लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये आप पढ़े होंगे रियल एनालिसिस में, उम्मीद करता हूँ पढ़े तो होंगे ही हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये आप 12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th-12th से, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी पॉइंट पे फंक्शन कैसा दिखता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं। लेट f be a function f be a function
defined on a closed interval a comma b, क्लोज इंटरवल a comma b। उसके बाद दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाइंग the following properties। ठीक, कौन कौन से? पहला, जो ये फंक्शन हम लेके चल रहे हैं क्लोज इंटरवल पे, ये इसी क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए? करेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो f इज continuous on the closed interval a comma b। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है? C be a number lying between f of a and f of b। ठीक है, क्या मतलब इसका? पहला तो समझ आ गया, इसी क्लोज इंटरवल पे हमें देखना है कि ये f कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन C be a number lying between f of a and f of b, क्या मतलब इसका? मतलब है f of a और f of b के बीच में c होता है। दैट इज मैं लिख देता हूँ क्लियरली। इसका मतलब ये नहीं होता कि f of a जो है वो छोटा होगा f of b से, कुछ भी हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। दैट इज c जो है अपना वो इसके बीच में होगा। कंडीशन इस पे क्या आएगा? इफ f of a लेस देन f of b हो, तो अगर ये कंडीशन है तो फिर ये ऐसा दिखेगा। लेकिन मान लो कि इफ f of b लेस देन f of a है, f of b जो है वो छोटा है f of a से। एक्चुअली ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब ये तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है a के बाद b होता है तो यही होता होगा। ये तो ठीक है, चलो a लेस देन b मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि f of a जो है वो लेस देन f of b ही होगा। फंक्शन पे भी डिपेंड करता है ना कि फंक्शन कैसा है हमारा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ क्लियरली, इस बात को मैं मेंशन कर दूं, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा कि f कॉन्टिन्यूस है, उसके अकॉर्डिंग नहीं कह रहा है। हाँ है ना, लेकिन मैंने जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंग नहीं बोला, तो वो नहीं देखना। f of b लेस देन f of a है, वो जनरल बोला हूँ मैं। f of b लेस देन f of a है, तब जो आपका c दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, f of b लेस देन c लेस देन f of a। मतलब ये होगा इसी दोनों के बीच में, देख रहे, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको उसमें। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाता है, देन there exists at least one point x naught belong to close interval a comma b such that f of x naught is equal to c। आ गया समझ? ये है अपना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अगर कुछ इस तरह के दो सेटिस्फाई करता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल, सी आपके पास कोई एक नंबर है जो कि f of a और f of b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, तब एक ऐसा एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा एब्सोल्यूट मिलेगा उस क्लोज इंटरवल पे जिसपे वो c की इक्वल आता है। वो ऑब्वियस है,
ऑब्वियस नहीं है, हालांकि ये तो हमें अब दिख रहा है क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसलिए जिस टाइम ये थ्योरम बनाया होगा सोचो उस टाइम भी हमने क्या सोचा होगा। ठीक, अब अगर ग्राफ की कोडिंग समझना चाहते हो तो चलो ट्राई करते हैं, इसका ग्राफ कैसे दिखता होगा हमें। नोटिस में है क्या? ये अपना हो गया y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। ठीक है, तो कोई सा हम रैंडम ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरह का। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो कोई सीरियस नहीं लेगा इसको। ठीक है, कुछ इस तरह का हमने ग्राफ बना लिया। ये हमारा फंक्शन है ऑब्वियसली, तो ये अपना हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपना फंक्शन है और फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ये पॉइंट में ले लेता हूँ, ये पॉइंट में ले रहा हूँ कि ये a कोमा एफ ऑफ ए है। ठीक, अब ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ ए कहाँ होगा? इधर इधर होगा ना। ये हो गया अपना एफ ऑफ ए। ठीक, और तो इसके लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं और नीचे हो जाएगा अपना ए। ये हो गया अपना। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ बी की बात करें तो यहाँ कहीं मैं बी को एफ ऑफ बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ बी और ये हो गया बी। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सी अगर इसके बीच में होगा तो ऐसा एक एक्स नॉट मिलेगा जो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी होगा। ठीक, लेकिन वो किसके बीच में होगा? इस यहाँ से आप चलोगे तो ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए यहाँ से शुरू हो रहा है, एफ ऑफ ए यहाँ से शुरू होते हुए एफ ऑफ बी यहाँ तक है, तो इस पार्ट पे है, तो इसी पाथ पे मिलेगा कहीं हमें सी। ठीक है, इसी पाथ पे हमें सी मिलेगा। तो अब मान लेते हैं कि वो जो सी है अपना वो यहाँ पे है, वो सी अपना ये वाली लाइन है, इसको टच नहीं कर रहा है, यही कर रहा है। ये सी अपना यहाँ पे है, तो सी अगर यहाँ पे है तो ऐसा एक्स नोट मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा, एक्स नोट कोमा सी होगा और एक्स नोट अपना यहाँ होगा नीचे। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स नोट जो है वो सी के इक्वल है, तो मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये कौन सी लाइन है? जो कि वाई इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि सी किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स नोट की। तो ये है इसका मतलब, पूरी डायग्राम इसकी जो है ना वो ऐसी कि यहाँ से आप यहाँ तक जो फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ले रहे हो इसके बीच में ही मिलेगा। यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल, किसी भी कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन इधर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है जो पूरी पूरी हमने थ्योरी लिखा है उसका कुछ ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और जो एग्जांपल मैं ले रहा था कि इंटरवल वाली, उसका क्या मतलब था, वो ये था अगर मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो क्वेश्चन ये है कि हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल क्लोज है 1, ये क्वेश्चन है, ठीक। कैसे पता करोगे? तो वो है मत तरीका है कि एक्स की वैल्यू निकाल दो, देखो है ये इसमें नहीं है, ठीक। एक तो ये, और एक अपने पास क्या है, अभी हमने पढ़ा इंटरमीडिएट, इसको यूज कर। कैसे यूज करोगे इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट यूज करने के लिए सबसे पहला चीज हमें जो हिंट मिलता है वो हम यहाँ से मोटिवेट होते हैं। इसको देखो, ये क्लोज इंटरवल है, बिल्कुल सर है। चलो, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो फिर हम काम कर सकते हैं इसके साथ, इंटरमीडिएट वैल्यू आ सकती है आराम से, ठीक है। तो फिर लेके आएंगे उसको, सही है। इंटरमीडिएट वैल्यू लगाने के लिए हमें दो कंडीशन की जरूरत है। पहली कंडीशन क्या है? f इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 1, 2। पहली कंडीशन ये है। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? क्या इसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? देखो, बिल्कुल। क्यों? एज इसको मैं f मान लेता हूँ, इसको इस साइड लेके माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो -5 हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो एज f इज f बीइंग अ पॉलिनोमियल, ठीक, इन x। और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है सिंपल ये, तो पॉलिनोमियल जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये हो गया अपना कॉन्टिन्यूअस। ए तो सेटिस्फाई कर गया। अब बी में देखने वाली बात है, क्या है इसका मतलब? ये कह रहा है ये जो अपने पास है इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या है? 8 है, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या है? 8 है। तो ये अपना सी है, जो 8 है ना, ये सी है। अब हमें ये देखना है कि कहाँ, किसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में लाइक करता है या नहीं करता ये 8 की वैल्यू। समझे मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा हूँ, अरे एक्चुअली ये जो है ना, ये है f(x), ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसा x ढूंढना है इस इंटरवल में। और इंटरवल कहाँ से? 1 से 2, तो हम f(1) निकालते हैं और f(2) निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि ये 8 जो है इसके अंदर है, इसके बीच में है या नहीं। तो f(1) क्या होगा? 1 + 2 - 1 + 3 इज इक्वल टू 5। f(2) क्या होगा? 2³ प्लस 2 × 2² - 2 + 3, 8 + 8 - 2 + 3 17। f(1) लेस देन f(2), करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या है? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 17। 8 बीच में आ रहा है, लेकिन 8 हमें चाहिए था, जो इसके बीच में होना चाहिए था। तो आगे आपके पास 5 < 8 < 17, मतलब f(a) < c < f(b). तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ये जो c है इसके बीच में है, ठीक। तो हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे f(1) = 5, f(2) =
17 and it lies between f of 1 and f of 2। ठीक है, तब फिर क्या हुआ, सेटिस्फाई दोनों कंडीशन। देन देयर एग्जिस्ट x नॉट, आगे x नॉट, देयर एग्जिस्ट नंबर x नॉट इसी इंटरवल में, सच दैट f of x नॉट इज इक्वल टू 8। मतलब क्या हुआ कि बिना x की वैल्यू निकाले हुए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने हमें ये बता दिया कि आपको x नॉट निकालने की, सॉरी x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी चेक करके बता सकते हो कि है इसके पास यहाँ पे एक x नॉट रूट है इसके बीच में, ये है इसका मतलब, ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की पावर जो हमने यहाँ पे यूज किया इसको, समझे। अब ये तो चलो क्यूब में दिख रहा था, अगर x रेज़ टू पावर 10 होता तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते ऐसे। ये हमें पता है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें है या नहीं है, हम ऐसे फाइंड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया है ये चीजें, ये भी समझ आ गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमें उसकी क्या जरूरत है। नेक्स्ट अपना एनालिसिस में ही है, अभी हम उधर ही अभी रहेंगे। तो नेक्स्ट है अपना रॉल्स थ्योरम। नेक्स्ट क्या है, रोल्स थ्योरम। ये क्या कहता है, सेम कंडीशन, लेट f be a function defined on a closed interval a comma b, इसके भी कंडीशन है, एंड सेटिस्फाई the following properties। ठीक है, क्या क्या है, पहली कंडीशन है इसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, f इज continuous on the closed interval a comma b। दूसरी क्या है, f is differentiable, f is differentiable on the interval open interval a comma b। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस तो सेम है जैसे उसमें था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, लेकिन डिफरेंशिएबल यहाँ क्या कह रहे, ओपन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल का रोल आ रहा है उसमें नहीं था। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि एफ ऑफ ए लेस देन नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर x नॉट belong to open interval a comma b such that f dash of x naught is equal to 0। ये डेरिवेटिव की बात कर दी। पिछला क्या था, कॉन्टिन्यूअस और फंक्शन पे बात किया, ये कह रहा है ये एक स्टेप और आगे चला गया, ये कह रहा है ठीक है आपकी कॉन्टिन्यूअस और वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो सिंपल कहता है कि f of x नॉट इक्वल टू c मिल जाएगा आपको। ये कहता है नहीं भाई, आप ये तीन कंडीशन चेक कर लो और ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा उस पॉइंट पे 0। समझ रहे हो, ये है रोल्स थ्योरम। ये क्या है अपना रोल्स थ्योरम। इसका भी ग्राफ अगर देखोगे तो ग्राफ इजी है, शो नहीं करना चाह रहा, थोड़ा सा लेंथी, मतलब क्लास लंबी हो जाएगी, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का है, ऐसा ही है। ठीक है, और
कुछ इस तरह को लोगे ना तो इस पॉइंट पे जो होती है ना, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हमें मिल जाती है चीज़ें, ठीक है। इस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम मिनिमा निकला हुआ है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो रियल एनालिसिस करेंगे, तो बात की चीज़ें। तो ये है अपना रोल्स थ्योरम, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ट्राई करो, फिर देखते हैं उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम यूज करना है, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ कि कोई भी सॉल्यूशन है इसके पास किस इंटरवल में। पहले तो फंक्शन देखो क्या है, x - 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 0 इन क्लोज इंटरवल तो नहीं दूंगा, ओपन इंटरवल 0,1, इस पर ट्राई करना है आपको, ठीक है। 10x है तो 10x को sin x अपन cos x में ले आओ, फिर इसको ट्राई करो और देखो कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, क्या है, ठीक है। क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशियल चेक तो करेंगे ओपन इंटरवल पे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब इसको करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका x - 1 प्लस sin x अपन cos x, इस तरह का एलसीएम लोगे तो इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो फिर इस पर कॉन्टिन्यूटी क्लियर दिख जाएगी, कॉन्टिन्यूस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और हाँ, डेरिवेटिव देखना है, डिफरेंशिएबल देखना है, तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा। और जब एफ ऑफ 0 पर देखोगे ना तो एफ ऑफ 0 पे cos 0 1 करेगा, sin 0, तो फिर हाँ हो जाएगा। और उसके बाद एफ ऑफ 1 जो है इस पर भी करके देखना, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से वो है, कैलकुलेटिव है, हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कोई क्लास लंबी हो रही है। नेक्स्ट जो अपना है, आज बेसिक कंप्लीट करना है तो वो करके ही जाएंगे। हो गया, क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, रोल्स हो गया, लैग्रांज। हाँ, इसके बाद है अपना एमबीटी जिसे कहते हैं, मीन वैल्यू पर। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। जल्दी से हम देख लेते हैं ये क्या कहता है। कहता है लेट f be a function, let f be a function defined on closed interval a comma b and same satisfies the following condition, satisfies the following properties। एक क्या है, f is continuous on the interval close interval a comma b। दूसरा क्या है, f is differentiable on open interval a comma b, ठीक। अगर ये दो चीजें हैं तब हमें एक डेरिवेटिव मिलेगा, देन देयर इज अ नंबर x नॉट, then there is a number x naught in close interval, sorry, open interval a comma b such that f dash of x naught, इसलिए हम कहता 0 हो जा रहा था क्योंकि वो f of a इक्वल टू f of b था। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है f of a इक्वल टू f of b का, सिर्फ ये दो चीजें हैं तो हमें ये मिलता है b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। अब ये देखो यहीं से है वो रोल्स थ्योरम बना हुआ,
एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी कंडीशन डाल दोगे तो ये तो जीरो कर दिया ना, इसलिए वो जीरो करा, ठीक है। या फिर इसको कोई कोई फिर और करके या इक्विवेलेंट लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इस साइड ले जाओगे तो बी माइनस ए एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, ठीक ठीक है। इसका भी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो वैसे ही कुछ है जैसे रोल्स थ्योरम, ठीक। ये अपना लैग्रांज मीन वैल्यू है, ठीक है। तो यहीं से रोल्स थ्योरम, अगर रोल्स थ्योरम याद कर दो तो इसको याद करना सिंपल। जब ये दिखेगा ना तो क्लियरली कंडीशन खुद ब खुद बन जाएगा, किसी कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तो उससे ये होगा, ठीक है। अब ये काम किस काम आता है, बात ये है किस काम का, ये काम होता है डेरिवेटिव दिखाने। कैसे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है तो उससे भागना मत। क्वेश्चन लेते हैं, कंसीडर बिफोर ओरी consider the function f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 in close interval 0,4. Consider the function, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, फाइंड अ पॉइंट x नॉट, ठीक। ये पॉइंट हमें चाहिए इन ऑब्वियसली इंटरवल क्या है 0,4 ओपन हो गया, सच दैट यही वाला f डैश ऑफ x नॉट f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0 ये सेटिस्फाई होता है, ऐसा x नॉट हमें निकाल करके दो। चलो आपके पास 1 मिनट टाइम, ट्राई करो कैसे होगा, तब मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हो, क्वांटिटी चेक कर दो, डेरिवेटिव कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, उससे पहले ये अलग अलग फ्रैक्शन में है ना, और फैक्टराइजेशन में है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, ठीक है। चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये इसको रोकते हैं, एक्स माइनस 1 को रोको, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो होगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। पॉलिनोमियल है तो क्लियरली पहला कंडीशन अपना फुलफिल कर रहा है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,4, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। दूसरा डेरिवेटिव कह रहा है एग्जिस्ट होना चाहिए ओपन इंटरवल, तो क्या है एग्जिस्ट हो रहा है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लो तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ठीक है भाई, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0,4। ये दो कंडीशन था, ठीक। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यही दो कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एग्जिस्ट किया इस 0,4 पे, तब कह रहा है कि हाँ एक एक्स नॉट
मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव क्या हो जाए, तो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ऐसा एक्स नॉट नंबर मिलेगा जिस पे एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0 हो जाएगा। हम यहाँ तक पहुँच गए, चलो ठीक है। अब एफ ऑफ 4 क्या है और एफ ऑफ 0 क्या है हमें वो देखना है। तो एफ ऑफ 4 कहाँ गया, हाँ एफ ऑफ 4 अगर हम निकालें, एफ ऑफ 4 क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4, यही होती है। कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होती है इसमें कि लगता है कि टॉपिक ज़्यादा हुआ भी नहीं है, क्लास भी लंबी हो जाती है। ये हो गया 64 माइनस 96 प्लस 44 माइनस 6। कैलकुलेटर सब लेके बैठ जाना भाई, क्या है 108 नेगेटिव में जाएगा क्या ये, 102 नहीं 6 हो गया। एफ ऑफ 4 का तो ये रहा, एफ ऑफ 0 चाहिए ना, हाँ एफ ऑफ 0 क्या है, चलो ये अच्छा है, सब 0 हो गया माइनस 6। तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट चाहिए हमें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगे पड़े क्यों, इसको हम कर क्यों रहे हैं ये बताओ, क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आपको अगर क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट एक्स नोट, हम इस एक्स नोट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एफ डैश ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0। चलिए एफ डैश ऑफ एक्स नोट क्या था, डेरिवेटिव हमने लिया था, ये था डेरिवेटिव 3x² माइनस 12x प्लस 11। क्या कर हाँ ये था अपने पास, तो हो गया 3x नॉट स्क्वायर, क्योंकि एक्स नोट की वैल्यू तो एक्स नोट की रिप्रेजेंटेटिव रहने देते हैं, माइनस 12x नोट प्लस 11। और एफ ऑफ 4 क्या है, एफ ऑफ 4 हो गया था अपने पास 6 और एफ ऑफ 0 था माइनस 6, तो माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 0 4। 3x नॉट स्क्वायर माइनस 12x नॉट प्लस 11, तो 12 अपॉन 4 3 हुआ, तो 3x नॉट स्क्वायर माइनस 12x नॉट, 3 को इस साइड लेके आओ आए प्लस 8 इसको 6। ठीक है ठीक है, तो अब आप यहाँ से निकाल लेना, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। एक्स नॉट की वैल्यू तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, कुछ समझ आए ना ये वाला लगा लेना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है ठीक है, तो ये था अपना अभी तक ने हमने क्या क्या देखा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम उसके बेस्ट एग्जाम्पल, रोल्स थ्योरम उसके बेस्ट एग्जाम्पल, और ये था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम उसके बेस्ट एग्जाम्पल। मैं थ्योरम करा का एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ कि ये ना लगे कि फालतू चीज़ें बता रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। अभी आने वाले टाइम में ये सारे यूज होंगे, और अभी भी मैंने बता दिया है, पेपर में ये लिखा आएगा ना कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्रू निकालना है, ये यूज करना है तो करना है, फिर आप ये नहीं कर सकते तो आंसर किसी तरीके से ला दिया ना मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, यही करना पड़ेगा, इसलिए हमें पढ़ना। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये एक बेनिफिट है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें आप किसी तरीके से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन कह रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, चलिए तो हमने ये चीज़ें देख लिया, और कोई थ्योरम रहता है क्या। हाँ, इसके बाद एक्सपेंशन आ जाती है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है उसका जनरली कैसे नोटेशन होती है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता क्या है, टेलर थ्योरम जो होती है
मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसका जो भरपूर यूज है पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में अच्छा खासा यूज है। तो क्या लिखें, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम क्या होता है, लेट, पहले तो फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन having n plus 1 continuous derivatives on open interval a comma b, n क्या होगा, for some n greater than equal to 0। अब कहाँ गया, इसी इंटरवल के बीच का पॉइंट लेंगे। लेट x नॉट बी एनी पॉइंट, let x not be any point in the interval ओपन इंटरवल है a, b, then अब शुरू होगा अपनी कहानी। then for any x belong to open interval a, b we have, ये है एक्सपेंशन, f of x is equal to f of x naught प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल। जैसे 1 है तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव, ठीक। सिमिलरली x माइनस एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 डेरिवेटिव। ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक, ठीक है। और n तक चल लेते हैं तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन n फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ एरर वाले जुड़ जाएगा तो n फैक्टोरियल, तो f n ऑफ x नॉट प्लस आर n प्लस 1 ऑफ x। ये याद रखना, जनरली यहाँ तक याद होता है हमें टेलर सीरीज में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसका बहुत जरूरत है भाई, यही निकालने को दे देता है। और ये अपना एरर है, एरर फाइंड करना है तो इसी को निकालना पड़ेगा। लिख देता हूँ डिटेल में, आर एन प्लस 1 ऑफ एक्स इज दी एरर टर्म, और वैल्यू क्या होती है इसकी वो मैं लिख देता हूँ। आर एन प्लस 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, एन प्लस 1 है ना तो पावर क्या होगा इसका, एक मिनट, एक्सटेंशन में पावर हर जगह सेम रहता है। ये 1 हुआ, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, और फिर यहाँ पे n होना चाहिए था, और तब ना यहाँ पे n प्लस 1 होगा, ये है, ठीक, ठीक है। ये है x माइनस एक्स नॉट की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर f का डेरिवेटिव n प्लस 1 ऑफ c, ठीक है, ये c है। और c क्या है, वही पॉइंट है x नॉट और x के बीच का, वेयर c इज अ पॉइंट बिटवीन x नॉट एंड x, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआर लगा लो नोटबुक में, ठीक है। यहाँ तक छोड़ो, एमएससी का पीछा नहीं छोड़ेगा ये तो, पीएचडी करोगे तो वो भी तभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको ध्यान से देखो। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन हैविंग n प्लस 1 कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव्स on open interval a comma b for some n greater than equal to 0, let x not be any point in the interval a comma b, then for any x belong to a comma b
ठीक। देन फॉर एनी x बिलोंग टू a कोमा b वी है दिस, ठीक है। एफ एक्स है ये, और ये एक्स नोट है, ध्यान रखना। एक्स नोट क्या है? एक्स नोट है उस इंटरवल का, जो a कोमा b हमारे पास जो इंटरवल दिया होगा उसके बीच का कोई पॉइंट, ठीक है। हम उस पे वैल्यू पुट करके वो फंक्शन निकालेंगे, ऐसा है, समझ रहे हो? ठीक है। और ये अपना एरर टर्म है, आर एन प्लस वन जो है वो अपना क्या है? एरर टर्म है। और इसी को एक तरीके से और लिखा जाता है, जब हम x नोट को a मान लेते हैं और x को a प्लस एच, कि ये कह रहे हैं कि h कुछ पॉजिटिव नंबर है जो उस a से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो उसका f ऑफ, ये अगर आप पहले कभी याद आ रहा हो तो हमने ऐसा कुछ देखा है कि f ऑफ a प्लस एच इजकल टू f ऑफ a। इस टाइप वाला अगर देखिए हो तो वो कुछ नहीं है, वो ये है कि जो x है ना, इसको हमने माना है a प्लस एच और x नॉट को a माना है, वो रिप्लेस कर दिए। हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे करेंगे। तो अभी जस्ट रिमाइंडर के लिए ये सब चीज़ें याद कर लो, ये सब चीज़ अगर याद रहेगा तो चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहीं से डेरिवेटिव निकला है, इसी पॉइंट से डेरिवेटिव निकला है। तो इस पर अगर एग्जाम्पल करेंगे तो भाई बहुत ही लंबा जाना है। तो अब एक चीज़ और है, अगर हम रिमार्क के टाइप लिख लो या थ्योरम लिख लो, बस याद रख लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, याद रहा तो ठीक है, नहीं दिमाग किसी को नहीं पढ़ा रहेगा, कोई बात नहीं, बस लिख लो ये, क्या पता कभी मैं यूज़ करूँ। सपोज दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा p, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा p is a root of the polynomial equation p of x is equal to 0, then the conjugate, पढ़े हुए, हालांकि ये तो 12th में ही, कॉम्प्लेक्स 12th में है ना, नहीं 11th में है सर, हाँ 11th में कॉम्प्लेक्स है तो आप वहाँ पढ़े हुए। देन दी कॉन्जुगेट ऐसा दिखता है, a माइनस आयोटा b इज ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आता है वो पेयर में आता है, यही सुने होगे ना हमेशा, यही है वो मतलब, और कुछ नहीं है। मैं लिखा दूँ कभी मैं यूज़ कर लूँगा आगे, तो मैं तो बोलूँगा मैं पढ़ाया था, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है ना, एक रूल है जिसपे PYQ में पूछा गया है, वो है डिस्कार्ट रूल। अब डिस्कार्ट रूल कैसे काम करता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी रहने देते हैं, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो डिस्कार्ट रूल के बारे में हम बात में, ये सब चीज़ें हैं, डिस्कार्ट रूल हो गया, या फिर यहाँ तक डिस्कार्ट रूल तो हम बताएंगे, हमारे क्लास में आगे करना है। और हम सोच रहा हूँ कि पहले जो हुआ है वो हो गया कंप्लीट किया। एरर रहता है, एरर का फॉर्मूला लिख लो फिलहाल, ठीक है। ताकि दोबारा चीज़ें शुरू न करना पड़े, ठीक है। एरर कैसे फाइंड करते हैं? एरर फाइंड करते हैं हम ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे काम करते हैं। मेनली चीज़ शुरू होती है वो होती है ट्रू वैल्यू पे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब अंतर क्या है ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू की में?
नाम से ही पता चलता होगा कि कोई भी वैल्यू जो है वो मान लो कुछ ट्रू वैल्यू है। जैसे 22/7 के लिए हम जनरली यूज कर लेते 3.14, एक ट्रू वैल्यू है, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है और एक ट्रू वैल्यू देती है। उस दोनों का जो डिफरेंस है ना उसी को एरर बोल देते हैं। तो एरर बना कैसे है? एरर बना हुआ है जैसे पहले तो ट्रू वैल्यू देखो कैसे बना हुआ है। ट्रू वैल्यू इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक्स और नीचे टी लगा देते हैं, ट्रू वैल्यू है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब बोलूंगा तो एक्स और नीचे ए लगा दूंगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो बना हुआ है वो बना हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स ए प्लस एरर, ये क्या है? डबल आर, ये एरर। सिंपल क्या है, जब हम इस ट्रू वैल्यू को निकालते हैं तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसके साथ में अगर एरर ऐड कर दें, जो भी एरर था, तो हमें ट्रू वैल्यू देता है। तो इसी को ना हम एरर अगर फाइंड करना होता है तो हम ऐसे कर देते हैं कि ट्रू वैल्यू था एक्स टी माइनस एक्स ए कर देते हैं, ये अपना एरर आ गया। मतलब क्या है कि हम ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है उसके डिफरेंस को हम मेजर कर रहे हैं, उसके डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। तो जब इसके डिफरेंस को जो मेजर करते हैं और जो वैल्यू आती है वो अपना क्या आता है? एरर होता है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि ये ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। ठीक है, इसके बाद एरर हुआ, उसके बाद एक और एरर आ जाता है जिसका नाम है रिलेटिव एरर। क्या है रिलेटिव एरर? तो ये क्या करता है? ये करता है कि ये जो हम कंपेयर करते हैं ना वो करते हैं ट्रू वैल्यू से और जो एरर दिया हुआ है उससे, कि ट्रू वैल्यू का कंपैरिजन एरर कितना बड़ा छोटा क्या है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मॉड एरर अपॉन एक्स टी, ट्रू वैल्यू, ठीक है। और एरर हमें कैसे निकालते हैं? एक्स टी माइनस एक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स टी माइनस एक्स है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक। ठीक है, तो ये था अपना रिलेटिव एरर। और बाकी जो भी एरर है और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, या इसका जो एग्जांपल है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं कि जैसे डेसिमल प्लेस जो होता है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें वर्क करता है वो, और इसके बाद हम देखेंगे ट्रंकेशन एरर क्या होता है। ट्रंकेशन एरर अधिकांश पूछा जाता है, ये तो बेसिक था एरर, रिलेटिव एरर। ट्रंकेशन एरर जो है उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा हमें करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।